रंगरस की इस ऑनलाइन सीरीज रंग सफर के नाजरीन को अजहर आलम का आदाब। नाजरीन, आज रंग सफर की दूसरी सीरीज का आगाज हो रहा है। आप सब जानते हैं कि रंगरस उर्दू में शाया होने वाला थिएटर मैगजीन है, जिसका मकसद थिएटर की अहमियत तो अफादियत को आश्कार करना है। इसी नजरिए के तहत हम लोगों ने ऑनलाइन सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें दुनियाए थिएटर की नामवर हस्तियों को आपके रूबरू हम लाने की कोशिश करते हैं। जी आज जी हमारे लिए खुशी का मकाम है कि आज के इस एपिसोड में हिंदुस्तान की जानी मानी थिएटर पर्सनालिटी हमारी हर दिल अजीज मोहतरमा नादरा बब्बर हैं। नादरा बब्बर साहिबा, रंगरस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका खैर मकदम है। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल की और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए। नाजरीन, मैं नादरा जहीर बब्बर साहिबा का तारुफ आपके सामने, एक मुख्तसर सा तारुफ मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नादरा जहीर बब्बर का ताल्लुक थिएटर और फिल्म से है। बहैसियत हिदायतकारा, अदाकारा और स्क्रिप्ट राइटर, इन्होंने हिंदुस्तानी थिएटर में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की है। ये सज्जाद जहीर और रजिया जहीर की बेटी हैं। नाजरीन, आप सभी जानते हैं कि सज्जाद जहीर और रजिया सज्जाद जहीर उर्दू दुनिया की जलीलुल कदर शख्सियत में से एक हैं, जिनकी तारीखी हैसियत है और जिनके काम को हम आज उनके जरिए जो हमारे लिए एक रास्ता उन लोगों ने बनाया है, उन्होंने उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। नादरा जहीर बब्बर साहिबा, जी जी जरा आवाज कट रही है, एक मिनट। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नाजरा जहीर बब्बर हिंदी फिल्म के जाने माने अदाकार राज बब्बर की शरीक हयात भी हैं। और राज बब्बर, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि वो आजकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। नादरा साहिबा ने 1971 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया। फिर हुकूमत हिंद की तरफ से इन्हें थिएटर की आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप मिला और 1971 और 72 तक जर्मनी के बर्लिना एंसेंबल में तरबियत हासिल की। नाज़रीन, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने उस जगह से भी तरबियत हासिल की, बर्लिना एंसेंबल, जो कि बर्तोल ब्रेख्त का कायम करदा एक अदारा है और जिसकी तारीखी हैसियत भी है। फिर 1973 में इन्होंने नेशनल थिएटर ऑफ वेमर में मजीद तरबियत हासिल करने के लिए एक और स्कॉलरशिप हासिल की। 1971 से 1973 तक ये जर्मनी में थिएटर की तरबियत हासिल करती रही। वहां इन्होंने आलमी पैमाने के हिदायतकारों जैसे फ्रिट्ज बेनेविट्स, ग्रोटोस्की, वॉल्फगैंग हेंस, उर्सुला किचेमेस्की और हेनरी हेवर्ड जैसे हिदायतकार के साथ काम किया। 1973 में ये हिंदुस्तान आ गई और कुछ दिनों तक सरदार पटेल विद्यालय में ड्रामा पढ़ाती रही। फिर ये मुंबई चली आई। यहाँ इन्होंने और यहाँ आकर इन्होंने एक ऐसे ड्रामा ग्रुप का ड्रामा ग्रुप की बुनियाद डाली जो आज हिंदुस्तान गिर पैमाने पर अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है, जिसका नाम एकजुट ड्रामा है। इन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं, महिला शिरोमणि अवार्ड, और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से कला सम्मान अवार्ड भी इन्हें मिला है और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन्हें एक तो उत्तर प्रदेश, हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से भी संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है और एक प्रेसिडेंट अवार्ड जो होता है जो संगीत नाटक एकेडमी का, उन्हें ये अवार्ड भी मिल चुका है। और साथ ही साथ ये गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से गालिब एकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिला है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमारे लिए फख्र की बात है कि आज नादरा जहीर साहिबा हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हैं और हमारी खुशनसीबी है कि हम आज इनसे बात कर रहे हैं। नादरा साहिबा, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप हमारे नाजरीन को ये बताएं
कि आपने थिएटर की दुनिया में कदम कैसे रखा? जी मैं तो ये सोचती हूँ कि शायद इसके बारे में जितना कम कहूँ क्यों बेहतर है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई बड़ी ही जी, मजबूरी में हुई थी। मेरी थिएटर में शुरुआत मेरा कभी कोई थिएटर का तजुर्बा नहीं था, और पढ़ने में मैं बहुत खराब थी, बहुत फिसड्डी थी, बल्कि जी, हमेशा थर्ड डिवीजन आता था मेरा। जी, तो अब ये बीए में भी थर्ड डिवीजन आया। तब ये मसला था कि मेरा होगा क्या, मैं क्या करूँगी। मैं लाइब्रेरी जी, साइंस में एडमिशन लेने वाली थी, जी, लेकिन फिर मेरे वालिद साहब सजाद ज़ई साहब की मुलाकात हुई हमारे डायरेक्टर जी, इब्राहिम जी, अल काजी साहब से, जो अभी कुछ ही दिन पहले उनका हुँ, इंतकाल हुआ। उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप उसको डाल दीजिए स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो उन्होंने कहा उसने तो कभी कुछ किया नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं किया है तो कर लेगी, नहीं हो पाएगा तो छोड़ देगी 1 साल बाद। तो जी, बस जी, उसमें मेरा एडमिशन हो गया, और इत्तेफाक से आप समझ ही लीजिए कि कभी किया नहीं था, तो इत्तेफाक से हम आ गए इसमें, और इत्तेफाक से हमारा एडमिशन हो गया। और फिर जी, शुरू में 2-4 महीने तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत रोते थे घर आके रोज के, कहाँ डाल दिया बेकार में, बहुत खराब जी, जगह है जी, वो। जी, क्योंकि काम करते तो दिल लग गया तो अच्छा काम करने लगे, तो जी, मानने लगे, दिल भी अच्छा करने लगा। उस वक्त हमारे डायरेक्टर साहब थे उस्ताद, यही हमारी शायद की सबसे बड़ी खुशनसीबी थी कि अगर आज जी, भी सदा बराबर भी, और आप जैसे लोग या और जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, वो शायद इसीलिए सुन रहे हैं कि जो भी मेरी हैसियत है वो सब एक इंसान की वजह से काजी साहब ने हमें बनाया। जर्रे से लेके हमें जर्रा बराबर भी औकात नहीं थी, उन्होंने हमें इस लायक बना दिया कि हम तमीज़ आई हमें कि दो लोगों से हम 2-4 बातें कर सकें। तो बस इत्तेफाक से ये हुआ था, मुझे थिएटर कुछ किया नहीं था और ये मुझे कुछ बहुत आया था। खूबसूरत इत्तेफ़ाक है। ये हिंदुस्तानी थिएटर के लिए ये बहुत खूबसूरत इत्तेफ़ाक है, और ये इत्तेफ़ाक मैं कहूँगा कि हर किसी की ज़िंदगी में आए कि आपकी जैसी एक थिएटर पर्सनैलिटी और शख्सियत एक थिएटर की दुनिया में मिल जाए। ये बहुत, जितनी कोई बहुत ही आवाज नहीं है मुझे जितनी आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। लोग भी परेशान हो गए होंगे, इतनी तारीफ मत कीजिए, लोग कहेंगे कि सारे वक्त आधे घंटे तक तो तारीफ ही होती रही, छोड़ दीजिए। जी, जी। अच्छा, जी आप थिएटर के साथ-साथ फ़िल्मों में भी लगातार काम कर रही हैं, और रेडियो के लिए भी आपने काम किया, और टीवी सीरीज़ में तो आपने काम किया भी है, और अभी भी लगातार आप काम कर रही हैं। ये जानना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कम्फ़र्ट ज़ोन कौन-सा रहा काम करने के लिए? थिएटर, वो तो फ़िल्म, थिएटर ही रेडियो है, या कंफर्ट जोन का टेलीविज़न? मैंने थिएटर ही। बहुत की है। अजहर साहब, फिल्में तो मैंने बहुत कम की हैं, पिछले 15-20 साल में मुश्किल से 4 फिल्में की हैं। फिल्में तो मैंने नहीं की हैं। जी, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो गई, मैंने बहुत कम फिल्में की हैं, और ऐसा कुछ इरादा भी नहीं है, ना ना ऐसे कोई जी, लोग आ रहे हैं बहुत मुझे फिल्मों में लेने वाले। हाँ आए तो, क्योंकि फिल्मों में पैसे ज्यादा मिलते हैं तो ये सही है कि फिल्में आ जाए जी, तो बहुत अच्छा कर लूंगी, पैसे भी मिल जाएं। जी, लेकिन जी, ऐसा कोई वो नहीं है कि फिल्में करनी जरूरी है, करेंगे अगर जी, आएगी, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा फिल्में की नहीं है। जी, जी, जी। अच्छा, ये बताइए कि इब्तिदाई दौर में जब आपने थिएटर की शुरुआत की, तो आपके साथ-साथ कौन से लोग थे? आपके हमसफ़र कौन थे थिएटर की दुनिया में, जिनका साथ आपको मिला? जिनके साथ काम करके आपको बहुत अच्छा लगा? साथ मेरे क्लास में बहुत अच्छे-अच्छे लोग थे। मेरे क्लास में अ, हुँ, हुँ, मेरे हुँ। क्लासमेट थे मनोज जी, जो इनका इतना बड़ा नाम है थिएटर में। जी। मेरे से एक साल सीनियर थे हुँ, एमके हुँ। रायना, जिनका बहुत बड़ा नाम है थिएटर में। और जी, जी, सुरेखा जी। सीकरी जी थी 2 साल
सीनियर थी, हाँ मतलब हाँ वो पास जी आउट होती थी, वो थी। तो काफी जी। सारे लोग ऐसे थे। उत्तरा बावकर थी 2 साल सीनियर, और हम्म। मेरे क्लास में ऐसा और कोई नहीं था। हाँ, मनोहर थे, मनोहर बहुत टैलेंटेड थे और बहुत ज्यादा। अच्छा जी हाँ। जी। अच्छा, तो ऐसा आपने कुछ था जिस कि वो जमाने बहुत में, जी, जी आप कुछ जी कह हाँ। रही थी? नहीं, मैं नहीं कह रही जी थी, मैं ये आपने कह, सवाल क्या था? अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जमाने में आप एनएसडी में थी, तो वहां उस वक्त जी। थिएटर का क्या माहौल था, वहां कैसा माहौल था? यानी उस दौर में जो माहौल एक बल्कि यूं कहा बहुत जाता अच्छा है कि वो जो जमाना गोल्डन पीरियड था एनएसडी का, कि एक से एक बड़े बड़े लोग उस जमाने में वहां से निकले हैं। अलकाजी साहब के तो वक्त, हमारे मतलब में गोल्डन पीरियड था, क्योंकि हम थे ना वहाँ पे, तो इसलिए गोल्डन पीरियड था। कहने से लोगों को लगेगा कि बहुत घमंड है, लेकिन अच्छे अच्छे लोग उस वक्त बहुत, एम के रायना थे, मनोहर सिंह थे, किरण भटनागर थी, सुरेखा थी, हम्म, उत्तरा बापत थे। एक से एक जो नामी लोग, नामचीन लोग, वो सब उस जी जी वक्त जी स्कूल ऑफ ड्रामा से एसोसिएटेड थे। तो बहुत दीवाना दीवाना वाला काम होता था। बड़ी, क्या कहूँ मैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से लोग काम जी करते जी। थे। हम्म। अच्छा, एक डायरेक्टर की हैसियत से, यानी एक निर्देशक और एक हिदायतकार की हैसियत से, आपने जबरदस्त काम किया है इंडियन थिएटर में। तो थोड़ा सा तफसील से जानना चाहूंगा कि आपके काम करने का प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, किस तरह से आप फ्लोर पे काम करती हैं एक स्क्रिप्ट को लेकर अदाकारों के साथ? अगर थिएटर में जी सबसे दिक्कत ये है कि पैसे होते नहीं है, लोग होते नहीं है जो थिएटर करना चाहे। दीवाना वाला जी आपके साथ आपकी तरह उतना ही जुनून उनमें हो जितना जुनून आप में है। लोग जी नहीं मिलते। फिर जी। कौन से ऐसे तरीके इजाद किए जाएं जो हमेशा आप उन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके करें। हम्म। मैं बहुत, हमारे साथ सब एनएसडी के पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग नहीं आते काम करने। वो लोग हम्म, काम करते हैं जो बम्बई में फिल्म से जुड़ के या टीवी से जुड़ के पैसे कमाने इस शहर में आते हैं। हम्म, तो ऐसे लोगों को थिएटर में बुनियादी तौर पे कोई दिलचस्पी नहीं होती है। जी। ऐसे लोगों के साथ मुझे जिंदगी भर काम करना है। हम्म, तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों के अंदर थिएटर के लिए मोहब्बत और इज्जत पैदा करना, कि धीरे धीरे वो मेरे साथ जुड़े रहे। जैसे ही वो मेरे साथ जुड़ते हैं, 2-4 साल काम करते हैं, कुछ फिल्में, कुछ थिएटर में उनका नाम होता है, एक आध फिल्में मिलती है, वो थिएटर छोड़ देते हैं। और इसमें मुझे उनसे 1% भी शिकायत नहीं, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा तो हम उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारे साथ लगातार थिएटर करते रहें। वो अगर लगातार जी थिएटर करते रहेंगे तो अपने बच्चों की फीस कहाँ से देंगे, वो अपने घर के किराए कहाँ से जी। देंगे, वो अपना राशन कहाँ से हम्म, देंगे। तो इसलिए मुझे कोई जी शिकायत नहीं होती कि वो हमारे साथ थिएटर नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगातार जी लोग जुड़े रहे, बेहतरीन तजुर्बे के साथ 20 साल तक थिएटर करें, ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन जी है। क्योंकि हम उन्हें कुछ दे ही नहीं सकते। हम पर जी शो उनको कुछ पैसे देते हैं, जिसमें वो ना अपने घर के किराए दे सकते हैं, ना वो अपना खाना पीना कर सकते हैं, ना अपना आना जाना कर सकते हैं। ये बेसिक और बुनियादी सच्चाई है। हम कितनी भी जी बड़ी बड़ी बातें इंटरव्यू में कर लें, सच्चाई है कि थिएटर करने वालों की हालत खराब है, बहुत खराब। अब बस ये दुआ कीजिए कि सरकार सोचे और कल्चर मिनिस्ट्री लोगों को, हम लोगों को भी ग्रांट मिलती, लेकिन हमें कितनी ग्रांट मिलती है, आप लोगों को भी ना, कोई ना वो कोई तो ग्रांट तो हाँ मिलेगा, सब, कोई हाँ, ऐसे वजीफे जो आप जी लोग किसी तरह से सरवाइव कर पा रहे हैं। नहीं जी तो जी आप जी कैसे वो मैगजीन निकाले रस, या किस जी तरह जी से आप लोग काम कर सके। उमा जी अगर जी जी लगातार थिएटर कर रही है, उनको सलाम है मेरा, लेकिन वो भी जी उन्हीं मुश्किलों से गुजरती होंगी जिन मुश्किलों से जी मैं जी गुजरती हूँ। कहाँ लोग करना चाहते हैं, मुझे बताइए, कौन कर और जी कैसे करे, किसी से शिकायत जी नहीं। वो अपने बच्चों के
स्कूल का बच्चों को कैसे पढ़ाएं अगर वो लगातार थिएटर करें? अपने खाने के पैसे नहीं लोगों के पास होते तो थिएटर कहाँ से करें? जी ये सब बड़ी जी बातें हैं जिनकी बुनियाद में कुछ नहीं है। जी 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 सच्चाई है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हर फनकार को अपना हर काम बहुत जी पसंद होता है उसको, हर फनकार को उसे अपना काम बहुत पसंद होता है, अपने बच्चे की तरह वो प्यार करता है अपने काम को, अपने इसको। तो आपकी ऐसी कौन सी पेशकश है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? कौन सा ऐसा प्रोडक्शन जो आपका फेवरेट रहा है? मुझे जो मैंने नाटक लिखे वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जी मुझे अपने सब नाटक अच्छे लगते हैं या मैंने जो जी कुछ जी लिखा है। मैंने जी हार के कभी हिंदी में अच्छे नाटक ही नहीं लिखे। बहुत मुझे माफ करिएगा, तो हो सकता है हिंदी के नाटककारों को बुरा लगे, लेकिन बात ये जी सच जी। है कि बहुत अच्छे बेहतरीन हिंदी के नाटक हम्म, नहीं लिखे जाते। हाँ, लिखे जाते होंगे लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच पाता। हम्म, लेकिन मुझे भी पता है बेहतरीन जिसे कहते हैं, बेहतरीन जी लुक बैक एन एंगर जैसा नाटक या डिजायर अंडर द हम्म, क्लिफ जैसा नाटक, उस जी लेवल के नाटक हिंदी और उर्दू में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक कहीं बहुत होगा, दो बिल्कुल। चार ऐसे नाटककार हैं जिनके नाम है बड़े बड़े, मोहन राकेश थे, गिरीश कर्नाड थे, इनके नाटक अच्छे जी हैं जी और अच्छे जी माने जाएंगे। तो जो जी सच्चाई है ये है कि अच्छे नाटकों की बहुत ज्यादा कमी है हमारे रंगमंच में। अब बस अच्छे हैं हमारे भी नाटक, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नाटक मैंने बहुत अच्छे लिखे, लेकिन बेहतरीन से जी कहते हैं। हाँ, एक आध होंगे शायद, दया शंकर बेहतरीन है या जी जी जी। ये अच्छा है, सकुबाई। फुटनोट्स ऑफ लाइफ मेरा बहुत अच्छा, हाँ हाँ सना हाँ। मेरा बहुत अच्छा नाटक है, लेकिन जी जी लोगों से ज्यादा पसंद नहीं किया ये बात जी। थी। अच्छा, आपने आगा हशर काश्मीरी का जो प्ले आपने किया, यहूदी की लड़की, जरा उसका तजुर्बा बताएं जी कि वो पारसी स्टाइल में किस तरह से किया आपने? मैंने ये सोचा कि पारसी स्टाइल में मुझे नाटक करना, जी और ये जब मैंने शुरू किया तो मुझे तो उसमें लोगों की बहुत भीड़ चाहिए आपको। उसमें कॉमिक इंट्रोड्यूस अलग होता है, उसमें मेन नाटक अलग है, उसमें गाने हैं, नाच है, भागदौड़ है, कॉमेडी है, सब कुछ है। कॉमिक हम्म, इंट्रोड्यूस का मेन प्लॉट से कोई ताल्लुक नहीं। हम्म, ये सब 25-30 की कास्ट है, इतने लोगों को इकट्ठा करना, फिर जबानें उसकी सब उर्दू, इतनी अच्छी जबान उसमें, जी जी उसी का वो मशहूर डायलॉग है जो यहूदी जो फिल्म बनी थी उसमें भी इस्तेमाल हुआ, तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी। तो वो सब जो चीजें तो मुश्किल तो थी, लेकिन वो नाटक मेरा बहुत अच्छा हुआ था, उसकी उसकी बड़ी तारीफ हुई थी। जी। जी, अच्छा, जिस जमाने में आप नाटक लिखना मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नाटक अच्छे अच्छे नाटक कम ही मुझे, मैंने फिर अपने नाटक लिखने शुरू किए खुद। ऐसा मेरा कुछ नहीं, मैंने सोचा था कि मैं अच्छे नाटक लिखूंगी या मैं नाटककार बन जाऊँ, लेकिन मैं मजबूरी में नाटककार बन गई, लिखते अच्छा, धीरे धीरे लेकिन आपने सीखा। बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं, जैसे सकुबाई, वो तो बहुत, और दया शंकर की डायरी, ये मेरे ख्याल में मैंने ये दोनों प्रोडक्शन देखा भी है आपका कोलकाता में। बहुत खूबसूरत लिखा हुआ और बहुत अच्छे डिजाइन और डायरेक्शन के साथ आपने इस प्ले को तैयार किया था। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि आपने मजबूरी में लिखा है, बल्कि आपके बहुत अंदर शुक्रिया। एक ड्रामा निगार हमेशा था जिसने आपसे नाटक लिखवाया है। नहीं, जी मजबूरी से मेरा मतलब है कि अच्छे नाटक मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा मैं अपने ही जी नाटक शुरू करूं लिखना। जी। तो ये जो आगा हशर काश्मीरी का जो ये प्ले आपने यहूदी की लड़की जो किया, तो इसको
करने का असल मकसद क्या था? कि वो पारसी थिएटर को रिवाइव करना चाह रही थी, या फिर आगा अशर काश्मीरी को बहुत कम लोग खेलते हैं अब, नहीं, क्या वजह क्या थी उस एक एक्टर्स के साथ, या आप एक्टर्स के साथ एक ट्रेनिंग की गरज से आपने उस स्क्रिप्ट पे काम किया कि पारसी थिएटर, पारसी स्टाइल ऑफ एक्टिंग क्या होती है, ये समझाने के लिए क्या वजह थी, क्यों आपने इस प्रोडक्शन को किया? मुझे हेलो। उसमें काफी दिलचस्पी थी, ज़बान जी। बहुत ज़बरदस्त थी, उसके मुकाबले बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत नाटक, सारे नाटक यमुनी की लड़की और सारे उसमें जो खूबसूरत बला वगैरह वगैरह, मैंने और भी नाटक किए फारसी स्टाइल में, मुझे बहुत पसंद है वो स्टाइल, और बोलने चालने जी का जी। तरीका उसका, हम्म, तो वो इतना अच्छा लगता मुझे, मुझे लगा कि मुझे वो नाटक करना चाहिए। जी जी। अच्छा, आपने कई प्ले लिखे, जैसे दयाशंकर की डायरी लिखा आपने, साकूबाई लिखा, सुमन और सना, फिर जी जैसी आपकी मर्जी, ऑपरेशन सुमन क्लाउड बस्ट। ये ऑपरेशन क्लाउड बस्ट के बारे में जरा सा जानना की मर्जी चाहूंगा। मैंने तो जी, ये कैसी जो आपने जानना किया चाहते है हैं? ऑपरेशन क्लाउड बस्ट, ये आपने शायद ट्रिब्यूट किया है इंडियन आर्मी को। ऑपरेशन क्लाउड, हाँ हाँ हाँ, ऑपरेशन हाँ हाँ, क्लाउड, जी जी। ये मैंने तो ये, एक्चुअली लिखा अजहर साहब, जी, जो टेररिज्म के ऊपर है, वही जो जी टेररिज्म जी जी। को कैसे किया जाए, हम्म वही है हम्म जहाँ लोगों को ये लगता है वो सही है, उसमें जी जी। वायलेंस आ जाती है, मारना लोगों हम्म हम्म को हम्म, बुरी तरह से पेश आते हैं, अच्छा, आसाम में जो जी। टेररिज्म हम्म, है जी। के ऊपर जी। मैंने ये अपना नाटक था, और हम्म। कितनी से आदमी हम्म वहाँ पे कितनी तकलीफ, क्या आदमी तो है ही इसीलिए कि वो ये काम करें, लेकिन वो जी 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 जिस जी। तरह से उसकी जाने जाती हैं, कुर्बानियाँ हम्म होती हैं, हम्म उनके लिए जी। जो परेशानी है जो आदमी हम्म बर्दाश्त करती है, तो इसको इसलिए हम्म मैंने ये लिखा था कि हम्म, ऑपरेशन को डेडिकेट किया था आर्मी जी जी। तो ये आपका ये रहा, और उसके बाद आपने एक सलाम 1950 के नाम, फिर यार बना बड़ी, फिर ये है बॉम्बे मेरी जान, हाँ, किसके रोके रुका है सवेरा। फिर तो ये मेरा सब प्लेस जो, हम्म, सलाम 1950s के नाम मैंने हिंदी इंडस्ट्री को डेडिकेट जी किया, जी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जिस तरह की जी। फिल्में 1950s हम्म, करते थे, अच्छा। 1950s की जो बात थी, वो ब्लैक हम्म एंड व्हाइट फिल्मों में भी माफिया उस वक्त ईमानदारी से बनी थी, बहुत हम्म, अच्छी चीजें थी, तो अच्छा। उसके एक, ऊपर मैंने लिखा था, बहुत अच्छा अच्छा, अच्छे से ये चला। जी जी जी। एक प्ले आपने आर्थर मिलर का किया है, उस पार का नजारा। जी आर्थर मिलर का एक प्ले आपने किया जी, है, उस पार का नजारा, अ हाँ, व्यू फ्रॉम द ब्रिज, मैंने अ व्यू उसका फ्रॉम द ब्रिज। ट्रांसलेशन किया था फ्रॉम द जी ब्रिज, जी हाँ, ट्रांसलेशन किया। मैं ये जानना चाहता वो हूँ सतीश कि कौशिक इस ने प्ले को, डायरेक्ट किया। जी जी, इनफैक्ट इस प्ले को व्यू फ्रॉम द ब्रिज, हमारे यहाँ रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता हैं, वो गोत्रोहीन के नाम से उन्होंने इस प्रोडक्शन को बहुत पहले किया था, और उसका अडेप्टेशन कुछ अलग ढंग से उन्होंने रखा था कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, ये दोनों जगह के कल्चर को मिलाकर उस तरह से उन्होंने इस प्रोडक्शन को किया था। आपने इसमें क्या कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह का किया है? उस पार का नजारा है। जी जी, उस पार का नजारा। आप व्यू फ्रॉम ब्रिज के बारे में पूछ रहे हैं ना? जी जी, उस पार का वो
हमने जब ग्रुप बनाया था उसमें बहुत शुरू में थे है जी। आप व्यू फ्रॉम द ब्रिज के बारे में पूछ रहे हैं ना? जी जी, व्यू फ्रॉम द ब्रिज के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। जी जी। हाँ, व्यू फ्रॉम द ब्रिज जो है वो मैंने जब एग्जीक्यूट बनाया था उस वक्त मेरे साथ जो लोग थे उसमें सतीश कौशिक भी थे। तो सतीश कौशिक मुझे भी बहुत पसंद था और सतीश कौशिक उस नाटक को करना चाहते थे। तो फिर मैंने, मेरा जो बेटा है उसका नाम है आर्या, वो तब पैदा होने वाला था और तब मैं बैठ के उसको नाटक को ट्रांसलेट करती थी। मैं बोलती जाती थी और वो लिखते सतीश कौशिक। अच्छा। और बहुत तकलीफ होती थी मुझे, लगातार 6-6 घंटे बैठी रहती थी, तो उससे जरा ऐसा था कि तकलीफ में बैठती थी। लेकिन नाटक बहुत, मैंने बहुत सारे ट्रांसलेशंस किए। मैंने जॉन मिल्टन सिंह का एक नाटक है बहुत मशहूर, राइडर्स टू द सी, उसका भी ट्रांसलेशन किया जो हाँ बड़ा हाँ मुश्किल था। हाँ, जी 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 जी, हाँ। फिर मैंने यूजीन ओनील का नाटक है डिजायर अंडर टेनिस, उसका भी जी। ट्रांसलेशन किया। वो अच्छा। बेहतरीन नाटक, बहुत अच्छा, वो हम लोगों ने जी किया जी। भी है उसके बाद। अच्छा मैंने अच्छा। संस्कृत नाटक भी किया था, भास का लिखा, उसका नाम हाँ था हाँ हाँ, श्रीनिवास गुप्ता। वही वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसमें आपने राज अलग बब्बर अलग था। जॉनरास के प्लेस किए। आपने काली भास का संस्कृत क्लासिक भी किया, और आपने पारसी थिएटर को भी, और फिर जो रियलिस्टिक प्लेस तो आप करती ही आ रही हैं। तो अलग अलग तरीके से जो काम किया उसमें आपका तजुर्बा किस तरह का रहा? मतलब एक्टर्स तो आपके, आपने जैसा कि कहा कि एक्टर्स जो आते हैं वो उनके लिए एक मीडियम होता है कि भाई एकजुट जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आना उनके लिए बड़ी बात होती है, और शायद वहीं से उन्हें टीवी और फिल्मों के लिए जगह भी मिल जाती है। तो उसमें आपको तो ये क्राइसिस हमेशा फील करना पड़ा है कि किस तरह से एक्टर को देखिए बांध कर अजहर आप। साहब, जी अजहर साहब मुझे सबसे आसान लगता है एक्ट करना, और सबसे ज्यादा मजा मुझे थिएटर सब चीजों में, विधाओं में देखेंगे, डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, सेट सीन्स, कॉस्ट्यूम, सबसे ज्यादा मजा जी किस में आता है? सबसे ज्यादा मजा एक्टिंग में आता है। लेकिन मुझे जी कोई एक्टिंग नहीं करने देता। जी कौन करेगा? क्योंकि मैं तो खुद ही डायरेक्ट कर रही हूँ। अगर मैं खुद ही मेन रोल के बैठ जाऊंगी तो वैसे ही लोग नहीं मिलते एक्टिंग के लिए, तो लोग भाग जी जाएंगे और जी कहेंगे अरे तुम खुद ही कर लो एक्टिंग, हम जा रहे हैं। तो लोग नहीं कर रहे, तो हम जिंदगी भर डायरेक्ट ही करते रह गए और एक्टिंग की हसरत हमारे दिल में ही रह गई। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग तीनों में सबसे अच्छा अगर मैं कोई काम कर सकती हूँ तो वो एक्टिंग। लेकिन उसके लिए अब अफसोस मुझे जिंदगी ने मौका नहीं दिया। जी। तो इतने सारे प्लेज आपने लिखे, आपका कोई प्ले पब्लिश होकर आया या नहीं? मैंने पब्लिश तो अरुण महेश्वरी करके वो है पब्लिकेशन हाँ, है, ये राजकमल वाली, इन नाटक। उन्होंने पब्लिश किया। जी। हाँ, नहीं, वाणी मैं वाणी ये मैं पब्लिकेशन। असल में मेरा सवाल कुछ अलग था। मैं ये जानना चाह रहा था, जिस तरह से सुरेंद्र वर्मा से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे पूछा था कि आपके ड्रामे तो भाई आप बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, और आपके 2 ड्रामे पूरे उर्दू के हैं, छोटे सैयद और बड़े सैयद, छोटे सैयद, बड़े सैयद और कैदे हयात, लेकिन आपने उसे उर्दू में शाया नहीं करवाया। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, देखिए आज़ाद साहब, बात ऐसी है कि उर्दू में रॉयल्टी नहीं मिलती है और किताबें नहीं बिकती हैं। तो कहीं यही मामला आपके साथ भी तो नहीं रहा? रॉयल्टी कौन देता है? अब अरुण जी महेश्वरी जी सुन रहे होंगे तो उनको बुरा लग जाएगा कि मेरी बुराई कर रही है। वाणी जी पब्लिकेशन के वो मालिक है।
लेकिन 15 एक साल से तो मेरा उनका राब्ता है, लेकिन अभी कितने उन्होंने मुझे चेक भेजे हैं, मैंने कितना हिसाब किया है, वो मुझे याद नहीं। जी हाँ, मुझे देंगे पैसे तो बहुत अच्छा लगेगा, हो सकता है प्रोग्राम देख के सुन के कल जी फोन जी जी करें, हो जी सकता है पैसे और दे दें, वजह से मुझे पैसे मिल जाएंगे किताब के, लेकिन मिलते हैं नहीं ज्यादा। बहुत दिनों के बाद एक कभी बुला मटका एक चेक आता है, हाँ बिल्कुल। हम भी चौंक जाते कभी। जी अच्छा ये बताइए कि जी, थिएटर ने आपकी जिंदगी पे सबसे बड़ी तब्दीली क्या लाई? आपके सोचने और समझने के तरीके में, यानी आपकी ज़हनी और फ़ितरी एतबार से आपके अंदर में किस तरह की तब्दीलियाँ आई? किस तरह का बदलाव आप अपने अंदर पाती हैं? मेरे अंदर बदलाव किस तरह का आया थिएटर से, मुझे जी, लगता है मुझे सबसे बड़ी जिंदगी की खुशी मेरी जो है जी, थिएटर की बहुत अच्छी वजह से। बात कही आपने। हाँ, जी, जी, मैं ये सबसे ज्यादा खुश तब होती हूँ जब रिहर्सल करती हूँ, जी, रिहर्सल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी। जी, और खराब खराब एक साथ रिहर्सल करती हूँ, हुँ, आप सोचिए जरा कि खराब खराब रिहर्सल, खराब खराब माहौल, जी, बुरे जी, बुरे एक्टर्स के साथ, 10 लोगों में कोई एक अच्छा एक्टर हो, जी, और 10 लोगों को डंडे मार मार के एक्टिंग सिखा के जब हमारी स्टेज पे सिखाना, हीरो जी, बनाने जी, की जी, बात जी, करें, तो थोड़ा महसूस नहीं। जी, तो भी क्या करें हुँ, बेचारे, मेरा मैं तो भूखे थोड़ी मर रहा हूँ, तो इसलिए हमें कोई शिकायत नहीं। हाँ, खुशी जी, हमारी सबसे बड़ी थिएटर है इसमें, बिल्कुल। जी। अच्छा, आपने एक शॉर्ट स्टोरीज पे भी काम किया। रजिया सज्जाद जहीर साहिबा, जाहिर सी बात है कि उर्दू अदब में उनका बहुत बड़ा नाम है, और आपकी वो वालिदा भी हैं, उनके अफसानों को लेकर आपने काम किया। वो तजुर्बा आपका कैसा रहा? किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? वो हमारे एक साथी हैं हनीफ पटनी साहब, उन्होंने प्रोडक्शन जी, की, तो उसका नाम उन्होंने प्रोडक्ट नाम ही अपनी की एक कहानी पे रखा था, उसका नाम। आपकी आवाज रुक गई है। नमक हेलो। जी, कुछ और था। तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया, एक कहानी में जी, आई किया जी, था, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ था, हनीफ पटनी साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, अपनी की अच्छा, कहानियों पे अच्छा, बेस्ड था। तो जी, वो अच्छा रहा, वो तजुर्बा काफी अच्छा रहा। जी, जी। अच्छा, तो हाँ, जी, जी। जी, सज सज्जाद ज़हीर साहब का के नॉवेल या फिर उनकी दूसरी कुछ भी अदबियात जो हैं, उसको लेकर आपने काम किया या नहीं? जैसे लंदन की एक रात उनका एक एक्चुअली नॉवलेट है, जो बहुत ही, जो यानी स्वामी एक, साहब, जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कुछ कह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूँ कि सज्जाद जी, ज़हीर मैं साहब कह की रही हूँ किसी, अब्बा मैंने सालगिरह, मेरे अब्बा की सवी जी, सालगिरह का एक हम लोगों ने जश्न किया। सुनाई दे रहा है हुँ, सर, ये क्लियर आपके पास? हुँ, जी। जैसे तो नसीरुद्दीन शाह ने, हेलो, जी आपकी आवाज़ बहुत कट कर आ रही है। आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज़? अब ठीक है, आपकी आवाज भी आ रही है, लेकिन हल्की हल्की कभी गायब हो जाती है, तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए प्रोग्राम। जी, जी। नसीरुद्दीन शाह ने एक प्ले किया था बहुत पहले, द प्रोफेट, खलील जिब्रान का जो एक फिलोसफिकल पोएटिक उनका जो प्रीचेज है, उसको लेकर उन्होंने किया था
इस द प्रोफेट का उर्दू तर्जुमा, बहुत खूबसूरत उर्दू तर्जुमा सज्जाद जहीर साहब का है, मेरी सुनो करके। मैंने द प्रोफेट का बहुत सारा तर्जुमा पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है, उर्दू के दूसरे तराजिम भी मैंने पढ़े हैं, लेकिन जो सज्जाद जहीर साहब ने जो तर्जुमा किया मेरी सुनो, उससे अच्छी जबान शायद, ऐसा लगता है कि जैसे वो ओरिजिनल उर्दू में लिखा गया हो, वो खलील जिब्रान का वो। तो इससे आप, इसको आप क्यों नहीं ड्रामेटाइज करके करना चाहती हैं, क्यों नहीं किया आपने? मुझे लगता है मैं कि ऐसा आप वैसे इस कोई ख्याल है कि मैं आधी बात, तो मैं अगर मुझे मिलेगा वो स्क्रिप्ट तो मैं ज़रूर सोचूंगी, उसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म है नहीं तो मैं ज़रूर बताती आपको, या मैं ज़रूर जी करती। जी। अच्छा, आपने ऑथेलो ड्रामा भी किया। ऑथेलो किसका तर्जुमा था? ये सज्जाद जहीर साहब का जो तर्जुमा था वही, या किसी और ट्रांसलेशन पे काम किया था आपने? ओथेलो, जी, ओथेलो प्ले आपने किया जिसमें ओथेलो में डिस्डेमोना का हाँ, कैरेक्टर लालू आपने किया था। साहब, हाँ, ये लालू साहब ये तर 69-70 में वो प्रोडक्शन हुई थी, स्कूल ऑफ ड्रामा। उसमें मैंने अच्छा, डेस्टिमोना किया था, अच्छा था, किया डेस्डेमोना था। का किया था आपने। हाँ, जी मुझे ऐसा लगता था, जी लोगों ने जी। तो इत्तेफाक से जो 3-4 डेस्टिमोनास थी क्योंकि डबल कास्टिंग होती थी, तो उसमें जी जी देखने में तो सबसे अच्छी मैं थी, लेकिन जी जी एक्टिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं थी उसमें प्रोडक्शन। जी। हाँ, ऐसा मुझे ये लगता है, हो जी जी सकता है मैं जी वैसे तौर पे खुद ही अपनी बुराई जी कर, जी। नहीं और है। ये जी, ये देखने में तो ट्रांसलेशन। सबसे अच्छी डेस्टिमोना, जी एक्टिंग मुझे लगता है उसमें एक डेस्टिमोना उतना पावर भी थी, तो उनकी एक्टिंग डेफिनेटली मुझसे बेहतर थी उस वक्त। जी आज अगर डेस्टिमोना मुझे करना पड़े तो शायद मैं ज्यादा कर सकूं। जी जी। हाँ, तजुर्बा एक है, होता है। तो ये जो प्ले था अथेलो, ये सज्जाद सईद साहब का ही तर्जमा था शायद। जी जी, उसकी जबान भी बहुत खूबसूरत जबान है। उसका एक पीस है, अच्छा, वो इयागो का जो कैरेक्टर है और वो उसके उसने, शेक्सपियर के हिसाब से जी जी। और वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल उर्दू में लिखा गया है। और एक स्पीच है जो मुझे बहुत याद है और मुझे बहुत पसंद भी है। यागो कहता है जब उससे कि और अब उसकी क्या रह गई है, जो ये कहता है कि मैं अय्यारी करता हूँ, अक्ल को लगती बात, मायल बकरम डेस्डिमोना को राजी कर लेना, वो तो इतनी फैयाज सरिश्त की है जैसे कि फितरत के अनासिर। तो ये इतना खूबसूरत जिसको, जी जी। और मैं आपको बताऊं कि इस जो थिएटर की जो भाषा है, उसका जो इस्तेमाल है, इतने खूबसूरत ढंग से किया गया है, जिसमें हम उर्दू जबान में उसे कहते हैं कि फसाहत और बलागत के जो एक मिसाल है, उम्दा मिसाल है वो, जिस खूबसूरती से उस मुकालमे को सजाया गया है, उसमें कोई शक नहीं। बहुत तकलीफ की बात है ये, अजहर जी जी साहब। जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि उर्दू जबान अब इस मुल्क में, बस ऐसा समझ लीजिए कि जाने की कगार पे खड़ी हुई है। सिर्फ बड़ी हाँ कुछ। किताबों में, बड़ी बड़ी बातों में उर्दू जबान है। जी बहुत जी कम लोग अच्छी जबान बोलते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अच्छी जबान समझते हैं। जी जी, बिल्कुल और ना ही बिल्कुल अब दुरुस्त हमें इस कहा। बात की, हमें सिर्फ अपनी कोशिश करनी चाहिए कि देवनागरी लिपि में ही चाहिए, लेकिन उर्दू हम्म जबान सदा रहे, अच्छे लोग उसको बोलने और पढ़ें। एक्चुअली हम्म, हिंदी और उर्दू को मिला के जो एक जबान में बोली जाती है, लखनऊ में जी बोली जाती है, वो है हिंदुस्तानी। जी बिल्कुल। हिंदुस्तानी एक ऐसी जबान है जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों मिला के बोलते हैं। ना तो वो क्लिष्ट हिंदी होती है, ना ही वो बहुत सख्त होती है, और वही जी बड़ी जी, खूबसूरत जबान है, और वही जबान है जो सही जबान है इस मुल्क की। सही जबान है, बिल्कुल। मैं ऐसा, बिल, बिल्कुल सही कहा आपने। और सही मानों में थिएटर की भी जबान वही है, जिसे हम किसी एक खाने में नहीं बांधते हैं,
वहां पे हिंदी और उर्दू ये दोनों की का जो फर्क है खत्म हो जाता है, बल्कि दोनों मिलकर एक ऐसी जबान सामने हमारे आ जाती है कि ऐसा लगता है कि हर किसी की शायद जो जबान है, जो भाषा है, वही है। तो इसीलिए हम अगर थिएटर को हिंदुस्तानी थिएटर कहें तो ये ज्यादा बेहतर हो जाता है, बेहतर होगा कि हम उसे हिंदुस्तानी जबान में थिएटर कहें। अच्छा, आप ये बताइए कि उर्दू का जो थिएटर है, जिसे हम उर्दू का थिएटर कहते हैं, क्या वो हिंदी के थिएटर से अलग जैसा है, या हिंदी का थिएटर ही उर्दू का थिएटर है और उर्दू का थिएटर ही हिंदी का थिएटर? दोनों में कोई फर्क नजर आता है क्या आपको? अजहर साहब, उर्दू का थिएटर कहाँ है? जी कहाँ है? कौन कर रहा है? जी जी जी। मुझे दो नहीं, आप नाम तो कर रही बताइए, हैं। सिर्फ पूरे हिंदुस्तान से करोड़ों या बाकी में से बताइए तो उर्दू थिएटर कर रहे हैं। हाँ, भी मेरे एक शख्स है जो जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, इकबाल नियाजी साहब, वो बेचारे जरूर उर्दू थिएटर लगे हुए करे जा रहे हैं, लेकिन कौन उर्दू में जी थिएटर करता है? खालिस उर्दू में थिएटर कौन करता है? ये सिर्फ थ्योरी है। और जी रंगमंच थ्योरी नहीं है, रंगमंच करते की विद्या है। जो करता है, करना जो होता है, जो एक्टिंग की जाती है, जी किताबों में एक्टिंग लिखी जाती है, वो एक्टिंग नहीं होती। जी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ऐसा कौन सा ड्रामा निगार है जिसने आपको बहुत मुतासिर किया? मराठी, शेक्सपियर। हिंदी, शेक्सपियर। जी अपने, हाँ, अपने देश के। अच्छा। जी हाँ, बहुत है। भास है। और मिर्च कटिकम के कौन थे नाटक का? हाँ, उधर कोई थी हम्म, नहीं? शूद्रक। और गिरीश कर्नाड है। गिरीश कर्नाड, जी और जी। तेंदुलकर जी थे। हम्म, और कौन है? मोहन राकेश, कालिदास। जी अच्छे बिल्कुल बिल्कुल। है तो बहुत, है बहुत सारे, जी, लेकिन नजर साहब ऐसे नाटककार जिनको हम बेहतरीन कहें और जिनके नाटक बेहतरीन कहें। मंचित होते हैं, हम्म वो नाटककार तो हम्म। गिनती के भी नहीं। अच्छा, जिस तरह कहाँ है? जी जी अच्छा, जैसे आपने आगा अशर काश्मीरी की यहूदी की लड़की किया, तो कभी ख्याल आया कि आप अमानत हसन लखनवी का वो ड्रामा इंद्र सभा उसे खेलें? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहूदी की लड़की करने के बाद फिर उस लेवल का एक और कोई नाटक करना वैसा ही, उसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, जी इसलिए मैंने कभी वो सोचा नहीं। हालांकि वो अच्छा नाटक है, आप सही हम्म कह रहे हैं। जी। कुछ ऐसा दिलचस्प वाकया जो आपकी जिंदगी में थिएटर के हवाले से जो गुजरा हो, जो बहुत ही जो हमारे नाजरीन के लिए एक सबक भी हो, कोई ऐसा वाकया आप हमें बताएं कि जिससे। पूरी पूरी जिंदगी तो थिएटर में गुजर गई। वाकई जी तो जी इतने हैं कि पूरी सुनाने बैठूंगी तो एक जिंदगी और खर्च हो जाएगी आपको वाकई सारे सुनाने में। मैंने जी जब जसमा ओढ़न पहली प्रोडक्शन की थी, तब 20-25 लोग थे मेरे साथ, और हमें हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि सरकार में मैं किसी को जानती थी तो उनकी वजह से, अपनी वजह से तो कभी शोज अब मिलने लगे कि हाँ भाई अच्छा हम्म नाटक है, उस हम्म, वक्त तो खुशामद से शोज मिलते थे। तो खैर जी मिल गया तो हम लोग चले गए, कुछ 10-15 शोज थे हिमाचल में। लोग थे हमारे पास 15-20, एक बस में हम लोग जाते थे। हम्म, तो वहाँ एक जगह है, वहाँ पे नूरपुर एक जगह है, अच्छा जी काफी खूबसूरत, चारों तरफ पहाड़ है। तो वहाँ एक स्कूल के एक हॉल में, हॉल नहीं, एक मैदान स्कूल के अंदर था, वहाँ हमारा जी एक जी शो होता था।
और जी, काफी अच्छा रहा शो। गांव के लोग सब आए थे, कम से कम 2-2,500 लोग। अच्छा। जी, तो जी। वहां एक सांप आ गया, हुँ, और सांप आया तो जो लोग थे, हम लोग तो डर गए, हुँ। हम जो एक्टिंग जी, कर रहे थे जी। डर गए, लेकिन जो ऑडियंस बैठी थी उन्हीं में से किसी एक ने वो सांप पकड़ लिया और कहा कि कोई नहीं, हम लोग यहाँ मारते नहीं है सांप, तो हम पकड़े रहेंगे, आप नाटक कीजिए, जब तक नाटक चलेगा हम इसको पकड़े रहेंगे, बाद में हम इसको जंगल में छोड़ देंगे। अरे मैंने कहा भैया हाथ जोड़ती है तुम्हारे, ऐसा मत करो, सांप जी। सांप को में 2 मिनट पकड़ के बैठे रहे लोग। तो वो एक ऐसा दिल दहलाने वाला एक तजुर्बा था जी, सांप वाला, वो आज तक मुझे। और ऐसे तो जी, बेशुमार चीजें हैं। जहाँ जाते थे जी। गाँव में, मतलब वॉशरूम नहीं होते थे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी जिंदगी, मतलब कभी खाना मिल रहा है, कभी खाना नहीं मिल रहा है, कभी लोगों के घरों में जाके खा रहे हैं, कभी कुछ भी, जो ठंडी पूरियां या आलू की सब्जी जी, जी। या कुछ भी उल्टा सीधा सब, किसी का पेट खराब हो रहा है, किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता था, लेकिन नाटक तो चलते ही रहते थे। अच्छा। अच्छा, जर्मनी में जब तक आपका क़याम रहा, बर्लिना एन्सेम्बल में जब तक आप वहाँ रहीं और वहाँ आप थिएटर करती रहीं, वहाँ के कुछ तजुर्बात हमें बयान कीजिए। बताइए कि वहाँ कैसा, किस तरह से काम करने का डिसिप्लिन, क्या आपके यहाँ यहाँ के स्कूल्स में जो काम करने का तरीका है, दोनों में क्या फ़र्क डिसिप्लिन नज़र आया? में बहुत फर्क है, क्योंकि वहां पे जो पैसे थे, सबसे पहली बात, जिससे आके हिंदुस्तान में लोग थिएटर करने वाले जो टूटते हैं वो पैसा, क्योंकि हुँ, वहां पे पैसा बहुत था, उसमें वहां कोई कमी नहीं थी। बड़ा एग्जाम्पल, हुँ, उस जमाने में वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, हुँ, 70 की हुँ, बात कर रही हूँ, 71, हुँ, जी, 71-72, तो वहाँ सरकार जो थी वो कम्युनिस्ट सरकार थी, तो बेशुमार, मतलब हर चीज सपोर्टेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो वहाँ पे पूरे पूरे थिएटर के कम से कम 300-300, 400-400 लोग एम्प्लॉयड होते थे, और मेरी भी सब पैसे वैसे सब मुझे सरकार की तरफ से मिलते थे, और वहाँ बेहतरीन रहने की मेरी जगह थी, खूबसूरत माहौल था, खाना पीना हुँ, बहुत अच्छा था। हाँ, खाना पीना अपने जैसा नहीं, हम लोग का हिंदुस्तानी खाना दुनिया में सबसे ज्यादा मजेदार खाना होता है, जो हम जी, लोग जी, खाते रहते हैं जिंदगी भर। जी। वो वहां से हुँ, ठंड जी, की आदत नहीं थी, तो जर्मनी में बर्फ बर्फ गिरना पहली बार, मतलब मैं तो सो के उठी और मैंने बाहर देखा तो पूरा सफेद हो रहा, तो मैं डर गई, मैंने ये सफेद कैसे हो गया पूरा माहौल। जी, जी। तो खिड़की खोल के देखा तो पहली बार मैंने बर्फ देखी, कि भाई बर्फ गिरी हुई है, पूरा सफेद हो गया, जी, पेड़ सफेद, फाटक सफेद, बाहर का लॉन सफेद। तो जी। वो सब, सबसे बड़ा फर्क ये है कि काम पे लोग इसलिए गौर कर सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं कि खाने की, पैसों की उनको फिक्र नहीं। हम लोग के यहाँ सबसे ज्यादा फिक्र ये है लोगों को कि 5,000 रुपए के लिए, 12,000 रुपए, 17,000 रुपए कहाँ से आएंगे, कहाँ से लाएंगे लोग, अच्छा काम जी, कैसे करेंगे लोग, कैसे करें, कहाँ जाए, जी, फिर उनसे कैसे उम्मीद करें कि आप थिएटर करें। आपने थिएटर छोड़ दिया, आप तो बहुत गलत इंसान, क्यों भाई, भूखे मरे, थिएटर वालों से उम्मीद करते हैं लोग कि वो भूखे मरे, क्यों? जी। थिएटर वाले तो इंसान है, उन्हें भी तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, कहाँ हुँ, जाए, हुँ, हुँ। क्या करे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मसला तो है हमारे यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है, और ये पता नहीं कब दूर होगा, ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि सज्जाद ज़हीर साहब, उनकी जो शख्सियत, जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट, यानी जिसे हम कहते हैं तरक्की पसंद तहरीक के बानी,
जो फाउंडर कहलाते हैं और जिनकी वजह से एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर हमारे मुल्क का बदल गया था। वो एक अलग ही, यानी अदब हो, किसी तरह का सकाफती, यानी हम परफॉर्मिंग आर्ट कहें या लिटरेचर कहें, पोएट्री, फिक्शन, हर चीज पे उस पूरे मूवमेंट का बहुत गहरा असर पड़ा था और आज भी उसका असर है। तो ये बताइए कि आपके काम पे प्रोग्रेसिव मूवमेंट का कितना असर है, यानी कितना आप उससे मुतासिर हैं? बहुत असर है। मैं तो समझती हूँ सर से लेके पांव तक अगर मेरे अंदर कोई भी चीज है जी तो वो मेरे वालिद साहब की सोच और उनकी जिंदगी का फलसफा था। जी जी। जैसे वो हम लोग तो, मैं तो 7 साल की थी जब मैंने उनको पहली बार देखा, क्योंकि वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए बनाने के लिए पाकिस्तान गए थे। वहाँ उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट गिरफ्तार कर दिया था और वो काफी 7 साल वहाँ जेल में रहे, कोयटा जी जी। बलूचिस्तान। फिर वहाँ से वापस लौटी 1955 दिसंबर में। तो मैं पैदाइश मेरी 48 की हुई, तो मैं तो 7 साल की थी जब मैंने उनको पहली बार देखा। तो लेकिन ऐसा फरिश्ता इंसान था वो, खामोश। बहुत बहुत कम। मेरी अम्मी घर में बोलती थी, उनकी की आवाज हम लोगों को सुनाई देती थी। मेरे अब्बा तो खामोश रहते थे, सिर्फ मुस्कुराते थे और से बस अपना सिगरेट पीते रहते थे। जी। और जो भी वो बातें करते थे, किताब जो उन्होंने लिखी है रोशनाई, जो जो जला दिया गया जिसे था, बहुत बड़ी जिसे, हाँ। जरूरत है, जिस हिसाब से वो किताब लिखी वो भी कमाल की किताब है। कमाल। तो मेरी तो बहुत बड़ी खुशनसीबी थी कि मैं उनके घर में पैदा किया, वो या वो मेरे वालिद थे। जब मैं, अब मुझे ज्यादा समझ में आता है कि वो क्या है, जब वो थे इतना नहीं समझ में आया था। जी जी जी। बहुत ही ज्यादा एक और शरीफ इंसान थे। जी, हम बेशक लोग बेशक, खाना इसमें खाते कोई थे शक। सब लोग एक साथ, एक छोटी सी मेज थी, उस पर हमारा जी खाना पीना होता था। और कभी भी मुझे याद नहीं, पूरी जिंदगी अपनी जब तक कुंवारी थी और उनके साथ रहती थी, मुझे नहीं याद कि कभी मैं देखती हूँ लोगों को खाने पे, इस पे उस पे घरों में इतराज करते हैं, जो घर का होता है या जो वालिद होता है, जो हस्बैंड होता है, वो कुछ ना कुछ तो घर में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला। हम लोग खाते थे खाना, वो मजे से चुप के हम लोग के साथ। और हर वक्त हमारा छोटा सा घर था, उनके मतलब भरा रहता था लोगों से, जो लोग अपनी चीजों पे सुधार करवाने के लिए उनके पास आते थे। जी जी। और हमने कभी उस तरह से उनसे बैठ के लगा ही नहीं कि कुछ इतनी बड़ी चीज है कि इनसे कुछ सीखें। वो तो जब वो चले गए तब हमें समझ में आया कि वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। और हाँ, मोहब्बत तो उनकी तब भी समझ में आती थी, उनका सब्र, उनका बर्दाश्त, उनकी कुर्बानी बहुत अच्छे जी। थे। वो बहुत, दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे थे, मेरे माँ और बाप। बहुत बहुत ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और किसी भी समाज में दो चार ही पैदा होते हैं और एक सदी में जाकर ऐसे ऐसी शख्सियत पैदा होती है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक शुक्रिया नहीं। सर साहब, तो आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। जी जी। मेरे ख्याल नादरा से साहिबा, 5-6 मिनट रह गए। जी, नादरा साहिबा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एकजुट के अलावा दूसरे किन किन ग्रुप्स के साथ आपने काम किया, जिनको डायरेक्शन, जैसे आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपर्टरी के लिए भी आपने एक प्ले किया था। मुझे याद है, मैं देख नहीं सका वो प्ले। 1857 की जंग आजादी पर एक जो 150th ईयर सेलिब्रेशन के वक्त जो, तो दिल्ली में इसके शोज हुए थे। तो वहां दिल्ली के जो मेरे साथी हैं उन लोगों ने बड़ी तारीफ की, खास तौर पर उस प्ले की डिजाइनिंग और कॉस्ट्यूम की बड़ी तारीफ की है लोगों ने। तो उसका तजुर्बा कैसा था आपके, आपका काम करना? वो बिल्कुल इसलिए कि आपने उस जमाने में वो बहुत काम अच्छे, किया बहुत 1857 कि आपको एक प्रोफेशनल रिपर्टरी कंपनी के साथ और
आपका एक बहुत बड़ा जी और कपूर जी वहाँ डायरेक्टर, तो उन दोनों ने मुझे, बल्कि ये आवाज है ना मेरी, तो जी चलता रहा। और आपकी आवाज कट रही है। अच्छी प्रोडक्शन रही थी, पुराना। जी वो जी वो बीच बीच में जरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जा रहा है, इस वजह से आवाज कट जा रही है। जी कमेंट में हमारे एक साथी ने, किसी ने लिखा भी है कि नादरा साहिबा के साथ एक और सेशन करना पड़ेगा अजहर साहब आपको। जी जरूर, मैं जरूर करूंगा नादरा साहिबा के साथ एक सेशन। वो अब इंटरनेट का मामला है, ये तो जरा समझना मुश्किल हो जाता है कि कब ये धोखा दे दे, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। तो खैर मैं आपको एक कविता, मेरी लिखी हुई कविताओं में से एक कविता जी आपको सुना रही हूँ। जी जी जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, जरूर। मेरी माँ के हाथ। इस कविता का नाम है मेरी माँ के हाथ। जी चौड़े मजबूत भरे भरे हाथ, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है शायद। नादरा साहिबा जरा, हेलो। हाँ जी, कवरेज का जरा प्रॉब्लम हो अब रहा है। मैं कविता सुनाऊं या रहने दूं? नहीं नहीं नहीं, सुनाएं आप इसको, सुनाई मुकम्मल नहीं करें दे रहा आप। है। जी आपकी आवाज सुन पा रहा हूं मैं। जी इसे पूरा पूरा करें। आवाज नहीं आ रही है। हम्म, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद कवरेज का प्रॉब्लम है। खैर, हमें बहुत खुशी है कि आज हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ हो रही है जिनके साथ हमने बात की, नादरा जहीर साहिबा। आपकी आवाज हेलो। नहीं आ रही जी। हेलो, शायद कवरेज का प्रॉब्लम है। क्या वक्त है कविता सुनाऊं या रहने दूं? जी सुना सकती हैं, जरूर सुनाएं आप। नहीं, मैं तो सुना सकती हूँ, लेकिन वक्त का मार्जिन है हमारे हाँ पास। हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट है हमारे पास, 2 4 5 मिनट जी जरूर। थोड़ा कवरेज का प्रॉब्लम हो जा रहा है और कुछ नहीं है। 2 मिनट, 2 मिनट, चलिए मैं कोशिश करती हूँ। जी 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 मेरी माँ के हाथ, मेरी माँ के हाथ, चौड़े मजबूत भरे भरे हाथ, कुछ खुरदुरे मर्दाने मजदूरों जैसे हाथ। मेरी माँ के हाथ, जी मेरी माँ के हाथ, जवान जी हसीन कमसिन मेहंदी से रचे, सुहाग जी सुहाग का जोड़ा संभालते चूड़ियों से भरे, अरमानों से मचलते मोहब्बत की खुशियों को समेटते हाथ। मेरी माँ के हाथ, मेरी माँ के हाथ, अब्बा का शाना बशाना सियासत में साथ देते, लाल झंडे उठाते जुलूसों में नारे लगाते, अफसाने कहानियां नज़्में लिखते, अदब के बेशकीमत खजाने लुटाते,
कॉलेज में पढ़ाते, रात रात भर जागकर जांचते, मेरी माँ के हाथ, मेरी माँ के हाथ। तेज धूप में बाहर निकलते वक्त हमें पनाह पिलाते, सर्दी हमारे बदन के आस पास ही दबाते, पानी उतरनों की मरम्मत करके उन्हें नया बनाते, कभी फुर्सत में हमें गालिब और फैज समझाते, फन और अदब से हमारा ताल्लुक कराते, मामूली दाल और चावल को बेहतरीन पकाते हाथ, मेरी माँ के हाथ, मेरी माँ। एक दिन मर गए, आज तू चुपचाप साकित कैसे हो गए, हक की लड़ाई की सिपाही के बेवा के हाथ, मेरी माँ के हाथ, मेरी माँ के हाथ। वह हैरान उन हाथों को देखे जाती थी, वो हाथ जिन्हें कभी आराम न मिला, महंगा घर तक, फिर जोर से से हाथ को चुमा, आखिरी जामदे से मजबूर कफन में लिपटे हाथ, उदास खुदा कहते हाथ, मेरी माँ के हाथ, मेरी माँ के हाथ। जी जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत नज्म, बहुत अच्छी नज्म, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आई, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है वो हुई, और हमें जी 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 उन्होंने भी बहुत अच्छी काम की जी है, जी लेकिन आज क्या हुआ है कि ये आवाज इसमें सही नहीं जी, है, ये जरा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो अब इसके लिए हम अपने नाजरीन से माफी चाहते हैं कि नेटवर्क की वजह से आप तक पूरी बात नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी जो गुफ्तगू हुई है आपके साथ वो बहुत ही मानेखेज गुफ्तगू रही है हमारी, आपके साथ बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आज हम अपना रंग सफर का ये प्रोग्राम, जी, रंग सफर का हमारा ये आज का एपिसोड यहीं पे तमाम होता है। तमाम नाजरीन से हम इजाजत चाहते हैं, और एक बार फिर नादरा ज़हीर बब्बर साहिबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, तो हम फिर दोबारा आपसे इसी तरह से एक प्रोग्राम में आएंगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आदाब। बेहतर होती। जी जी, नाजरीन आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, रंग सफर। अब हम दूसरे दिन आपसे दूसरे अपने मेहमान के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शब बखैर, फिर हम मिलेंगे जी, आदाब, शब बखैर।